अब देखिए आईआईटी जेम पेपर सॉल्यूशन 2006, ठीक है। पहला सवाल देखिए यहाँ पर, इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड द एनर्जी बैंड ऑफ ए स्ट्रक्चर फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ये है। और आपको इफेक्टिव मास पूछा है, इसका मतलब एम स्टार पूछा है। एम स्टार बराबर एच कट स्क्वायर अपॉन डी टू ई अपॉन कितना होता है डी के स्क्वायर, ठीक है। इसका डबल डेरिवेटिव करना है आपको, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, जो भी है m/2 आ जाएगा, ठीक है। ये पहला वाला सवाल है, m/2 आ जाएगा। इफेक्टिव मास का फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, ये रहा, ये बहुत अच्छा सवाल है। इधर देखिए, देखो बच्चों सेम सवाल पूछा है इन्होंने, एक मैग्नेटिक डायपोल का भी आगे पूछ रखा है इन्होंने, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल का पूछ रखा है। ये देखिए सवाल को ध्यान से, कह रहा है कि दो डायपोल हैं, आर ए प्लेस्ड एट 0, 0, 1। एक डायपोल है, देखो डायग्राम हमेशा आपको ऐसे ही बनाना है, ये एक्स एक्सिस लेना है, ये वाई एक्सिस लेना है, ये आपको जेड एक्सिस लेना है, ठीक है। एक डायपोल रख रखा है इन्होंने 0, 0, 0 के ऊपर रख रखा है, ठीक है। और ये आपको एक यहाँ डायपोल रख रखा है जिसका एरो पॉइंटिंग जेड डायरेक्शन है, तो 1, 0, 0 पे रख रखा है। इसके ऊपर रख रखा है 1, 0, 0 पे रख रखा है, बोथ इन द पॉजिटिव विदाउट चेंजिंग द ओरिएंटेशन। अब पहले तो इसका कर लो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो यू बराबर के अपॉन आर क्यूब कह देता हूँ, ठीक है। और 3p1 डॉट आर के, और p2 डॉट आर के, और माइनस माइनस कितना होता है p1 p2, अरे बोलो भाई, ठीक है। p1 डॉट p2 नहीं होता क्या, डॉट p2 होता है। एक तो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर वो कोस थीटा वाले से भी कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ज्यादा बेटर रहता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये कह रहा है ये P1 रहा आपका, ठीक है। और ये देखो ये इसका अपोजिशन वेक्टर रहा, इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, माइनस लगा के ही। ये देखो u बराबर माइनस पी डॉट ई से ही हुआ है, माइनस पी वेक्टर डॉट ई से ही हुआ है। u बराबर माइनस इसको P1 मान लेता हूँ, इस V2 की वजह से लिख देता हूँ के P2 अपॉन आर क्यूब, ठीक है। और ये कितना होता है 2 cos थीटा आर के, होता क्या 2 cos थीटा आर के प्लस साइन थीटा थीटा के। अब इसको कोऑर्डिनेट फ्री फॉर्म में रख लो चाहे, ठीक है, तो वो 3 में बदल जाएगा, और फिर इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट ही हुआ है। तो हम आगे नहीं करवाए हुए हैं ऐसे, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पर P1 डॉट आर के, ये P1 रहा आपका, ठीक है। और ये आर के रहा पोजिशन वेक्टर रहा ना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, अरे 90 हो गया ना, 90 हो गया। ये एंगल भी कितना हो गया 90 हो गया, तो 0 हो जाएगा। अब P1 और P2 देखो ऐसे हैं, ठीक है। P1 और सॉरी ये P1 है, हाँ ये P2 है, तो P1 और P2 ऐसे है, ठीक है। P1 P2 ऐसे है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर 0 डिग्री हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब U प्रोपोर्शनल टू, सॉरी U प्रोपोर्शनल टू 1/r³ हो गया, ठीक है। आ गया ना। अब वो भी क्या कह रहा है, ठीक है, सेम ही कह रहा है कि भाई ओरिएंटेशन चेंज करके मैंने 2, 0, 0 पे रख दिया, सॉरी 0, 2, 0 पे रख दिया, 0, 2, 0, बाकी तो चीजें चेंज है नहीं, यही एंगल है सेम। इसका मतलब ये होगा U1/U2 इक्वल टू R2³ अपॉन R1³, ऐसा कुछ, ठीक है। तो R1 का वैल्यू कितना है, U1/U2 पूछा गया, दैट इज इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ द डाइवर आफ्टर मूविंग, U2/U1 पूछा है, ठीक है। U2/U1 पूछा है, ऐसे ही पूछा है ना, ठीक है। तो R1³ अपॉन R2³, ठीक है। तो R1 का वैल्यू 1 है और R2 का वैल्यू 2 है, तो U2/U1 बराबर 8, ये आ जाएगा। समझ में आ गया, बस इतना ही सवाल, ठीक है। अगला ये देखिए, अब इससे कोई घबरा मत जाना, ये देखो, सुनो मेरी बात, इससे कोई घबरा मत जाना कि सर ये तो घूम के आ गया था सवाल, ठीक है। आपको सिंपल ऑपरेशन पूछा है इससे, ठीक है। आप कभी कभी वो सर फ्लिप फ्लॉप का सवाल, ठीक है, आपको नेता की बताती है। तो द ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन सर्किट ये है आपको, तो कोई सी भी एक आप टेबल देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से एक इसको सेटिस्फाई कर जाएगी 0, 0 के ऊपर, ठीक है। देखो ये वैसे तो जेके फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, लेकिन आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। एक एक कोई ऑपरेशन ले लो इसके अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, ये सी ऑप्शन के साथ चला जाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने J0 लिया, के भी 0 लिया, तो यहाँ पर ये 1 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ 0 आया, और यहाँ कितना आया 0, 0, 0 आएगा, 0, 0, 0 आ जाएगा।
तो 0 0 पे 0 आ रहा है, तो 0 1 के ऊपर 1 आ जाएगा, 1 0 के ऊपर 0 आ जाएगा, 1 1 1 के ऊपर 1 आ जाएगा। तो ये सी ऑप्शन के साथ सही हो जाएगा। तो आगे मेरी बात को, अच्छा आई बात समझ में गया? ठीक है, तो ये वैसे जेके फ्लिप फ्लॉप का है नहीं सवाल, ऐसे लगाया हुआ ही, ठीक है, क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप में तो ये नैंड गेट आते हैं, ठीक है, या नॉर गेट आते हैं, ठीक है, जैसे पता ही है। गर्दन पैसे ला रही है, जेके फ्लिप फ्लॉप जैसे घर पे ही बनते हैं। सर हमारे तो फ्लिप फ्लॉप की दुकान है ना। अब ये देखिए बच्चों यहाँ पर अगला देखिए कि एट ए गिवन पॉइंट इन स्पेस द टोटल लाइट वेव इज कंपोज्ड एट द थ्री, ये इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, ये बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, जो फेजर्स होते हैं वो हमेशा एडिटिव इन नेचर होते हैं, ये ध्यान रखना। P1 प्लस P2 और P3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए और प्लस ए बाई टू ई की पावर आइटा थीटा प्लस ए बाई टू ई की पावर माइनस आइटा थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा ए प्लस ए बाई टू, ये आ जाएगा कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा हो जाएगा ना। ठीक है, तो टू कोस थीटा लिख दूंगे सीधा ही। ठीक है, तो ए 1 प्लस कोस थीटा लिख दूंगे सीधा ही। ठीक है, तो ये क्या लिख दूं, ए और ये कितना लिख दूं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस 1 प्लस 1, ऐसा कुछ। तो इंटेंसिटी पूछा है बच्चों, इंटेंसिटी फेजर का स्क्वायर होता है। इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो फेजर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, बी आएगा ना। ठीक है, कर लोगे, एडिटिव इन नेचर होता है, ध्यान रखना। स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल इज केप्ट एट द ओरिजिन इन द एक्सवाई प्लेन। ये कोई स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल है। मैग्नेटिक डायपोल एनएससी तो होता है, अरे एनएससी होता है ना, इन द एक्स वाई प्लेन। ये देखिए आपका, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ऐसा कुछ है। एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन यही है। ठीक है, तो मैं ऐसा कोई एक डायपोल रखा हुआ है। ठीक है, वन वायर L1 इज लोकेटेड एट इन द जेड बराबर माइनस ए, जेड बराबर माइनस ए, ये रहा। ठीक है, जेड बराबर माइनस ए, ये रहा, जेड बराबर माइनस ए यही है ना। ये कह देता हूँ जेड बराबर माइनस ए पर है, माइनस ए 0 0 पर है। ठीक है, जेड बराबर माइनस ए इन द एक्स जेड प्लेन, ये एक्स जेड प्लेन है। जेड बराबर वन वायर L1 is located in the z बराबर माइनस ए द एक्स जेड प्लेन विथ ए करंट आई फ्लोइंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भाई रे। ठीक है, एक्स जेड प्लेन यही हुआ ना। ये है ऐसे, हाँ जेड बराबर माइनस ए पर ना, ऐसे है, ऐसे ही है ना, सॉरी। ठीक है, ये कहीं मैग्नेटिक डायपोल यहाँ रखा हुआ है इस तरीके से, और ये क्या रखा हुआ है, एक वायर रखा हुआ है। ठीक है, और जेड बराबर, तुमने तो नहीं पढ़ा होगा इस सवाल, मैं तो उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। ठीक है, आप पढ़ भी नहीं सकते इसको तो। ठीक है, जेड बराबर माइनस ए पे। ठीक है, और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वायर है ये। अब यहाँ पर देखो बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी सवाल आ जाए ना, ये पूछ रहा है कि पॉजिटिव इसके अंदर अनदर वायर L2 जेड इक्वल टू प्लस ए, और इन द वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन है, और विथ द सेम करंट आई एज इन द L1 इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ऐसा ही है। ठीक है, अरे बोलो। ठीक है, L2 जेड बराबर प्लस ए के ऊपर रखा हुआ है, ये रहा, ये जीरो पर रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है। इसका मतलब दोनों को अगर मैं एक ही जगह बना लूं तो, ठीक है, दोनों को मैं एक ही जगह बना लेता हूँ ऐसा, ये कर दिया ऐसे, ये कर दिया ऐसे, नहीं बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर, इन द विथ द सेम करंट आई एज इन L1, ठीक है, फ्लोइंग इन द सेम पॉजिटिव सॉरी फ्लोइंग इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, जेड बराबर ए इन द वाई जेड प्लेन विद द सेम करंट आई एज इन L1, L1 के अंदर करंट आई फ्लो हो रही है, और एज इन L1 एंड फ्लोइंग इन द वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन के अंदर। तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी अगर मैग्नेट है तो उसके अंदर डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन है उल्टी हो जाएगी। पूछो क्यों, अरे बोलो क्यों। एक मैग्नेटिक डायपोल की वजह से जो करंट की डायरेक्शन है वो उसके उल्टी हो जाती है, ये इसलिए हो जाती है, देखो यहाँ पर म्यू बराबर आपने कभी सुना होगा -2 E2 EM × L सुना होगा, माइनस ये वाला। समझ में आ गया मेरी बात को।
तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है ना वो करंट की उल्टी डायरेक्शन में होती है। समझ में आ गया मेरी बात? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट उल्टा आएगा। समझ में आ गया? करंट की उल्टी डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो म्यू इंटू आई इंटू ए से कह दो थे, बात एक ही। समझ में आ गया? अब यहाँ पर वो माइनस से प्लस वाली डायरेक्शन के हिसाब से कह दो थे। ठीक है, तो उल्टी डायरेक्शन आएगी, मेरा कहने का मतलब ये। इसका मतलब वगैरह हो गया कि अब कह रहा है कि द एंगल बाई मैग्नेटिक डायपोल विद रेस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब इस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपसे एंगल पूछा है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ, अब देखो, सॉरी, ये डायपोल यहीं रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, एक्स जेड प्लेन के ऊपर ओरिजिन पे रखा हुआ है। यहाँ पर इस तरीके का एक डायपोल रखा हुआ है। तो या तो आप उससे कर लो, मैग्नेटिक डायपोल वाले से, कि मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन उल्टी होती है हमेशा, और या करंट की डायरेक्शन के हिसाब से कर लिया करो तो। या किसके हिसाब से कर लिया करो? करंट की डायरेक्शन के हिसाब से कर लिया करो। ठीक है, तो ये मैं एक बार हटा देता हूँ। अब ये देखो, ये वायर है, तो इसके अंदर जो आपका करंट की जो डायरेक्शन आएगी ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के उल्टी होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? एक तो इसके अंदर तो ऐसे आ जाएगी, ये वाली करंट की डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी, समझ में आ गया? और यहाँ पर क्या आ जाएगी? यहाँ पर देखो, इसकी इसकी उल्टी ये कर दो, ये वाली है। अब इसका मतलब आपको ये वाला एंगल निकालना है, आपको ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, और वो भी किससे निकालना है? इससे निकालना है, यहाँ से देखो, इस एक्सिस के साथ निकालना है, ऐसे। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हो गया कि आप क्या कर पता कर लो, ये वाला एंगल पता कर लो आप। ठीक है, ये वाला एंगल पता कर लो आप, ठीक है, और फिर बाद में रिजल्टेंट का क्या निकालना है आपको? एंगल बताना। समझ में आ गया? अरे बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? अब बोलो। यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर देखो, ये वाला, तो आपको इस एक्सिस के साथ एंगल निकालना है। इसका मतलब आपको ये वाला एंगल, अब देखो इसका रिजल्टेंट देखो पहले तो, इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और ये रिजल्टेंट जो आ रहा है, ये कितने डिग्री एंगल पे आ रहा है? देखो ये, आपको पता है ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से कितने डिग्री एंगल के ऊपर है? 90 डिग्री पर है, तो 45 डिग्री पे आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है इनका। अरे बोलो। तो आपको इसका मतलब ये हो गया कि जेड डायरेक्शन के साथ में, ये जेड डायरेक्शन के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। जेड डायरेक्शन के साथ में कितना बना रहा है? 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। समझ में आ गया? क्यों? देखो, ये वाला इस डायरेक्शन में आएगा, ये वाला इस डायरेक्शन में आएगा, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री हो गया जेड एक्सिस पे, है? कौन से वाला? सॉरी, ये देखिए यहाँ पर, ये इन द प्लेन है। ठीक है, ये जेड के साथ नहीं है, इस एक्सिस के साथ में है। तो देखो आप, मैं इसको बड़े प्लेन में बना लेता हूँ एक बार, ऐसे। देखो, ये प्लेन है ऐसा, आपका ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये आपकी माइनस एक्स एक्सिस है, इन द प्लेन है ये माइनस एक्स एक्सिस है। और आपका ये, एक तो ये वायर है आपका, एक ये वायर है आपके पास में, एक ये वाला वायर है, तो ये इन द प्लेन आया है। इन द प्लेन के साथ में ये एंगल बना है 45 डिग्री। इन द प्लेन कितना बना है? 45 डिग्री का एंगल बना है। समझ में आ गया मेरी बात को? तो इसका मतलब ये हो गया, ये इसने पूछा है कि भाई कि ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा। ठीक है, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 270, और माइनस कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 270 माइनस कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। एक चीज का ही ध्यान रखना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 225 डिग्री। अब ये चीज तो, एक तो ये ध्यान रखना। अब अगर आपका 3D का कभी भी सवाल आ जाए ना, तो मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से भी कर सकते हो आपको। इस तरीके से देखो, आप है ना, हमेशा ये देख लो, नो डाउट 3D है तो 720 डिग्री का एंगल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। समझ में आ गया मेरी बात को? लेकिन ये ऐसे बनते हैं, देखो, ये वाला 90 होता है, और ये वाला 90 होता है, और ये वाला क्या होता है? 90 होता है, तो 270 बनते हैं। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 270 में से घटा देना 45 डिग्री, 360 में से बद घटा देना। समझ में आ गया मेरी बात को? क्योंकि वायर कहाँ रखा हुआ है? जेड प्लेन में रखा हुआ है, जेड बराबर प्लस ए पर रखा हुआ है। समझ में आ गया ना मेरी बात को? तो ये क्या कर देना, ऐसे कर लेना, ये 90 और ये 90 और ये 90, 270। मतलब 3D का कोई भी सवाल आ जाए ना, ठीक है, तो आप तीन एक्सिस के बीच में 90 90 90 ही मानते हैं। समझ में आ गया मेरी बात को? अगर इस तरीके का कोई सवाल आए तो अब बताओ यहाँ पर समझ में आया कि नहीं है? आ गया?
हाँ 180 प्लस 45 भी कर सकते, ठीक है। कितना कर सकते हो देखो यहाँ पर 200, ये अगर 3D कर लो तब तो ऐसे कर देना, और 180 और प्लस 45 भी कर सकते हो। ये देख लो ये कितना बना रहा है, ये यहाँ से आपको तो यही तो पूछा है, यही तो पूछा है आपसे एक्स एक्सिस से, तो 180 तो ये वाला हो गया, 45 ये हो गया, तो 180 और प्लस 45 बराबर कितना हो जाएगा 225। बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब इस सवाल को एक बार दोबारा से ध्यान से देख लो, दोबारा बताता हूँ आपको। कि कह रहा है एक स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल है, ठीक है, ये स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल एट ओरिजिन इन द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। एक वायर है लोकेटेड इन द जेड बराबर ए, जेड बराबर ए इन द जेड प्लेन, करंट फ्लोइंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, करंट ऐसे फ्लो हो रही है इसके अंदर, ठीक है, करंट क्या हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, समझ में आ गया। और ये इसके पहले रखा हुआ है अनदर वायर एल टू इज जेड बराबर प्लस ए इन द वाई जेड डायरेक्शन, और ये इस तरीके से रखा हुआ, यही बना देता हूँ, जेड बराबर प्लस ए, समझ में आ गया। अब एक करंट उल्टी ले लो आप, करंट क्या कर लो, उल्टी ले लो, समझ में आ गया, विद द सेम करंट आई इन द L1 इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की उल्टी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये करंट वाली डायरेक्शन का लोचा समझ में नहीं आ रहा है तो भी बता सकते हो आप, देखिए बहुत सिंपल होता है, जैसे अपन उसमें करते हैं, किसके अंदर ईएमएफ करते हैं, तो ईएमएफ के अंदर अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो आपका एक करंट का आता है, तो आई बराबर क्या लेता हूं मैं, हमेशा लिखता हूँ माइनस ई बाई टी, ठीक है, तो ये लिखता हूँ माइनस ई, और ये कितना लिखता हूँ 2 पाई आर इंटू बी लिखता हूँ, और एल बराबर क्या लिखूंगा बच्चों, एम बी आर लिखूंगा, एल बराबर यहाँ पर क्या लिखूंगा, एम बी आर पे रिलेशन आता है। तो ये समझ जाना कभी भी कि इलेक्ट्रॉन के उल्टी डायरेक्शन में क्या होगी, करंट फ्लो होगी, अगर ये मैग्नेटिक डायपोल का सवाल दे रखा है तो, ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल का ही सवाल दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया करंट की डायरेक्शन एक में ऐसे हो जाएगी, एक में ऐसे हो जाएगी, ये दो ब्लैक वाले क्या हो गए, आपके एरो हो गए, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना बना लेगा, 45 डिग्री बना लेगा रिजल्टेंट, आई बराबर I1 स्क्वायर आई 2 आर स्क्वायर पी स्क्वायर 2 पी की cos थीटा, ये हो गया, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है, 180 और प्लस 45, ठीक है, तो 225। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, इमेजिन हुआ गया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये कर लो बच्चों, ये समझे हो कि नहीं समझे हो, ये हमेशा अपन ये करते हैं आई बराबर में, इसलिए यहाँ पर क्या ले रहे हैं, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की उल्टी डायरेक्शन में ले रहे हैं, समझ में आ गया मेरी बात को, क्योंकि अपने को तो मैग्नेटिक डायपोल दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक डायपोल के अंदर तो क्या होगा, ठीक है, आई बराबर माइनस ई बाई टू टी होगा, अरे आई बराबर कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के उल्टी डायरेक्शन में करंट लेनी है ना, ठीक है। तो हमेशा जो करंट दी हुई है उसकी उल्टी डायरेक्शन में करंट ले लो, और फिर उसके बाद में क्या निकाल लो, रिजल्टेंट निकाल लो, आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया, 180 प्लस समथिंग। और अगर 3D में घबरा जाओ ना, तो 270 70 ले लिया करो, ऐसे इस तरीके से, समझ में आ गया, तो भी निकल जाता है, ठीक है ना। अब इतना करो एक बार, मैं आ रहा हूँ, देखिए सुनिए, हाँ देखो, अगर फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप देखिए यहाँ पर, जैसे ये एक तरीके से मैं ऐसे ही तो बनाता हूँ, जैसे ये डायपोल है आपका, ये जो डायपोल है ये मैंने बनाता हूँ, तो इसकी डायरेक्शन ही तो कंसिडर करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, अरे मैं नहीं बनाता हूँ क्या कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, तो वही तो वाली बात है, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को। तो ये क्या बनाएगा, पॉजिटिव, ये इसके डायपोल के साथ में क्या बनाएगा, ठीक है, जो डायरेक्शन आएगी ना वो लिए मैंने यहाँ पर, करंट की डायरेक्शन उल्टे उल्टे के साथ आएगी, समझ में आ गई मेरी बात को, बस, नहीं समझ में आया तो बता दो। देखिए दोबारा देख लो इस सवाल को एक बार, अगर वैसे समझ में नहीं आया तो देखो, जैसे मैग्नेटिक डायपोल की जो डायरेक्शन होगी ना, अब देखो करंट की जो डायरेक्शन होती है ना, करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है ना, और ये डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है ना, मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन है। इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक डायपोल को ये जो करंट है ना, वो ओरिएंटेट करेगा ना, तो वो इस डायरेक्शन में करेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, समझ में आ गया मेरी बात को। तो इसकी उल्टी डायरेक्शन में क्या करेगा, मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन आएगी, एक तो ये था, तो ये एक्स एक्सिस वाला जो है ना, ये ऐसे था, तो ये तो ऐसे हो जाएगा, एक वो था, ये ऐसे था, कौन सा, जेड वाला, तो जेड वाला ऐसे था, तो वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो मैग्नेटिक डायपोल आ गए, ठीक है, ये ओरिएंटेड हो गए, इस डायरेक्शन में हो गए, इस डायरेक्शन में, तो ये यहाँ से कितना बना लेगा, 45 डिग्री बना लेगा, यहाँ से कितना बना लेगा,
45 डिग्री, ये आपसे एंगल पूछा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 225 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? ठीक है, अब बात है वही चीज है, देखो मैंने भी यही बताई थी बात। ठीक है, अब मैं सपोज करो कि मेरा मैग्नेटिक डायपोल है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है ना, -m और ए +m, ये कर देता हूँ। और डायरेक्शन ये होती है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, और अब करंट की वजह से, ठीक है, करंट कौन सी डायरेक्शन में, करंट और इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, वो उल्टी होती है एक दूसरे से। समझ में आ गया मेरी बात को? तो जो करंट I1 जो फ्लो हो रही है ना, इसको, ठीक है, और उल्टी डायरेक्शन में क्या कर देगा, ओरिएंटेट कर देगा। समझ में आ गया? तो एक इस डायरेक्शन में ओरिएंटेट कर देगा, इस डायरेक्शन में कर देगा, रिजल्टेंट ये आ जाएगा, एक्सिस से बनाया गया एंगल 225 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? ठीक है, तो ही बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए। अब देखो ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द इनर रेडियस ऑफ द टू ग्लास। अब देखो यहाँ पर द रेशियो ऑफ द इनर रेडियस ऑफ द टू ग्लास, ठीक है, और ट्यूब्स ऑफ द सेम लेंथ। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आपने ये तो पढ़ा होगा, फ्लो रेट का फॉर्मूला। ठीक है, याद कर लेना, कैपिलरी के लिए आपका फ्लो रेट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, पाई R4 और कितना है, रो, और डिवाइडेड बाई 8 ईटा L। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आ जाएगा उससे कर लेना। ठीक है, क्या करोगे, करोगे क्या? आर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, जो भी पाइप होता है उसकी रेडियस हो जाएगी, और इटा विस्कोसिटी हो जाएगी, एल लेंथ हो जाएगी, और आर रेडियस हो जाएगी। कर लोगे क्या? अगला देखिए। ये बहुत सिंपल सवाल है। The relation between the angular frequency omega and the wave number k for the type of wave omega square बराबर अल्फा k प्लस बीटा k क्यूब, इस तरीके का एक सवाल और दे रखा है। तो ये तो सिंपल सवाल है। ठीक है, विच ऑफ द फेज वेलोसिटी vp बराबर ओमेगा बाई के, ठीक है, और vg बराबर dw अपॉन dt, कर लोगे ना? ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, तो रूट ऑफ अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल ये पूछते ही हैं। ठीक है, और वो वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी वाला वो भी ध्यान रखना, रिलेटिविस्टिकली और नॉन रिलेटिविस्टिकली भी देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा समझ गए क्या? अगला देखिए। ए न्यूट्रॉन ऑफ मास MP m n 10⁻⁻27 kg, 27 kg is moving inside a nucleus. Assume that nucleus is to be cubical box of size. ठीक है, और एनर्जी, एस्टिमेट द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन। तो इससे हो जाएगा आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हो जाएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एच कट लिख दीजिए। ठीक है, एच कट बाई टू सिर्फ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आता है, तो एच कट लिख दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा पी का वैल्यू निकाल लो आप। डेल्टा पी का निकाल लोगे तो ई बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m हो जाएगा। अरे कर लोगे क्या? ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो तो पता है ना, चेंज तो करने आते हैं ना, तो बी ऑप्शन आ जाएगा 1/8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्प्रिंग मास सिस्टम हैज ए अनडेम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट बराबर आपको दे रखा है कि 100 रेडियन पर सेकेंड। द सॉल्यूशन एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी, वी दे रखा है एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम डैम्पिंग फोर्स, एफ बराबर एम हो जाएगा। ठीक है, अक्स आपको दे रखा है, अक्स बराबर दे रखा है अक्स नॉट और 1 + ओमेगा नॉट टी e⁻ -ओमेगा नॉट टी माइनस समथिंग। ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल आते हैं यहाँ से, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम मिनिमम का जब भी कभी सवाल आए तो आप समझ जाना कि डेरिवेटिव करना है। ठीक है, एफ बराबर कितना होता है, माइनस लेमडा इंटू बी, डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, तो माइनस लेमडा ये कितना हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्स आ गया आपके पास में। इसने कहा कि मैक्सिमम डैम्पिंग फोर्स, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू क्या किया है, टाइम। तो मैक्सिमम या मिनिमम जब भी कभी पूछता है तो dp/dt बराबर कितना कर दो, 0 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 - टी ओमेगा नॉट
ये देखिए करूँ क्या, 1 - t ओमेगा नॉट बराबर 0 आ जाएगा, तो ओमेगा नॉट बराबर सॉरी टी बराबर, ठीक है, एट टाइम टी बराबर 1/ओमेगा नॉट आ जाएगा। ठीक है, अरे बोलो, तो 1/100 आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे क्या, 1/100 आ जाएगा, तो 1/100 आ ही गया, तो ये कितना आ जाएगा, 0.0 बना गया क्या सेकंड। अरे बोलो, ठीक है, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 0.01 सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई बिना मतलब का दिमाग मत लगा लेना, ओमेगा नॉट बराबर है, ये बराबर दे रखा है अगले ने 100 रेडियन पर सेकंड, रेडियन कर दोगे और वहां जाके कंफ्यूज हो जाओगे, तीन पेन और ही चला रहे हो, सवाल ऐसे गलत हो जाते हैं वहां पर। ठीक है ना। ये देखिए अगला सवाल देखिए, इन एन इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ ए फ्री कैरियर कंसंट्रेशन वेरीज। हाँ अब देखिए यहाँ पर, in an intrinsic carrier concentration, the free concentration and varies with a temperature T. As shown in the figure, the band gap of the semiconductor is, बैंड गैप सेमीकंडक्टर का बताना है आपको। ठीक है, बता दोगे क्या। अब आपको मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, वो वाली चीजें हैं ये, कौन सी वाली चीजें हैं, एनपी वाली है। ठीक है, ये आपका बताया मैंने, ईसी बताया था एक दिन, ये क्या बताया था मैंने, ईवी बताया था, और ये मैंने फर्मी एनर्जी बताया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लो, आप एन का वैल्यू निकाल लो, एन बराबर एन सी ई की पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी कर लो, फर्मी एनर्जी पूछे तब तो, और कुछ पूछे थे तो भी यही कर लो, चाहे पी बराबर एन भी कर लो, ई की पावर कितना हो जाएगा, ई एफ माइनस ई बी अपॉन के टी आ जाएगा। ठीक है, दोनों को क्या कर दो, एन डॉट पी पूछा है आपसे, क्या पूछा है, एन डॉट पी, ये देखो, इंट्रिंसिक कैरियर द फ्री कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब एन डॉट पी पूछा है आपसे, एन पी बराबर एन आई स्क्वायर, इसका मतलब एन एन आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है आपको, तो एन आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये एन सी एन बी, ये कट जाएगा सब चीजें, अरे कट जाएगा ना, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ई एफ से ई एफ भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा, ई की पावर माइनस ई सी माइनस ई वी अपॉन के टी आ जाएगा ना। ठीक है, तो एन आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ई की पावर कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा ई जी अपॉन के टी लिख देता हूँ, कितना लिख देता हूँ, माइनस डेल्टा ई जी अपन कितना लिख देता हूँ, के टी लिख देता हूँ, लिख दूं क्या इसका, अब आपको लोग में दे रखा है इसने। ठीक है, एन बराबर 2 के टी आ जाएगा, अरे बोल दो तो अबे, तो आपका आ जाएगा एन आई, ये सर ऐसे ही कर रहे हो, आ भी रहा है, ई की पावर माइनस डेल्टा ई जी अपॉन 2 के टी आ जाएगा। ठीक है, रूट अगर लूंगा तो, जो भी है उसका तो कोई मुद्दा है नहीं, कोई कांस्टेंट टर्म का तो, कांस्टेंट टर्म का तो कोई मुद्दा नहीं है ना। ठीक है, तो आपको तो क्या करना है, कंपेयर करना है ओनली। ठीक है, तो देखो एल एन एन आई अगले ने दे रखा है अपने को, एल एन करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, माइनस, ये कट जाएगा ना, डेल्टा ई जी अपन के टी आ जाएगा, 2 के टी, एल एन एन आई, और इसका मतलब ये आपको देखो 1000/टी दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, 1000/टी दे रखा है। ठीक है, तो 1000 बना लो, एल एन एन आई प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल्टा ई जी लिख देता हूँ, डेल्टा को रहने देता हूँ, ई जी अपॉन 2000 कर देता हूँ, 2000 इंटू के, और ये ले लेता हूँ 1000/टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, कंपेयर कर लो अब आप, यहाँ से कर लोगे। ठीक है, ग्राफ के साथ में क्या कर लो, कंपेयर कर लो बच्चों, ग्राफ के साथ में अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है, तो आपको क्या देखना है, स्लोप देखना है, आपको क्या देखना है, स्लोप देखना है, इसका स्लोप देख लो, ये वाली वैल्यू देख लो। ठीक है, बड़े वाला देख लो चाहे, ये देख लेंगे क्या, ये देख लेते हैं, ये वाला और ये वाला, यही तो देख लेते हैं। ठीक है, तो 4 हो गया कि 4, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ईजी अपॉन 2000, कितना के ना, के ही है। ठीक है, तो ईजी बराबर कितना आ गया, 8000 के, तो वो लीजिए, के बी का वैल्यू कितना होता है, 8000 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है ना, 8.6 माइनस
5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे वो ठीक है, केल्विन है। चलो भाई केल्विन, केल्विन को रहने तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लो एनर्जी। ठीक है, तो अब आ जाएगा क्या आंसर? ठीक है, तो यहाँ से ये सवाल भी देख लेना। आपका आंसर शायद 0.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। आएगा ना? 0.69, ये अच्छा सवाल है, ये ध्यान रखना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके के सवालों से कभी घबराना मत, बहुत आसान सवाल होते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेना। अगला सवाल देखिए। हाँ, ये सवाल देखिए बच्चों, ये सवाल आता है क्या किसी को? देखिए, ये कह रहा है पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ द, ये देखिए सवाल पढ़ लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है आपको। ठीक है, रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ द फास्ट एक्सिस ऑफ ए क्वार्टर वेव प्लेट। तो क्वार्टर वेव प्लेट कोई भी पोलराइज लाइट होती है उसको क्या करता है, लेमडा बराबर 45 डिग्री है। ठीक है, तब तो ये क्या बनाता है? ठीक है, सर्कुलरली पोलराइज बनाता है। इसने कहा है कन्वर्ट दिस वेव इनटू सर्कुलरली पोलराइज। ठीक है, सर्कुलरली पोलराइज्ड में कब कन्वर्ट कर देगा? ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आप इसकी डायरेक्शन पता कर लो, एन केप की। ठीक है, तो मैं एन केप निकाल लेता हूं पहले। एन केप इक्वल टू, अब ये इसकी डेल्टा ई अपॉन डेल्टा ए कह दो चाहे आप। ठीक है, अरे डेल्टा ई अपॉन डेल्टा ए कह दो ना। ठीक है, तो इसका देख लो, 3 आई और प्लस 4 जे केप डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 5 हो गए। एन केप ये हो गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की पर्टिकुलर जो डायरेक्शन होगी ना, एन केप डायरेक्शन, वो एन केप ये आ गई मेरी। अब इन दोनों ऑप्शन के साथ में अपने को देखना है कि किन दोनों ऑप्शन के साथ में 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, बनाएगा ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं बनाएगा तो देख लेंगे इसको भी। तो एन वन केप, देखो यहाँ पर, एन वन केप डॉट एन केप इक्वल टू, देखते हैं तो ये बनाया 5√2 हो गया क्या ये? क्या करेगी? एन केप का वैल्यू निकाला है ना? क्या करेगी? तू अगर मेरे को माफ कर दे तो मैं कर दूं। हाँ, मेरी गलती हुई वैसे तो। अब देखो यहाँ पर, जैसे मैं इसको एन वन वेक्टर मान लेता हूँ। एन वन वेक्टर मेरा 1/√2 और 7 i केप और प्लस जे केप है। ठीक है, और ये मेरा एन टू वेक्टर है, ऐसे मान लेता हूँ, एन एन वन वेक्टर है। तो एन वन वेक्टर डॉट एन केप इक्वल टू होता है मोड ऑफ एन वन और इंटू एन केप और कोस थीटा। ऐसे कह दूं? कह दूं क्या? यहाँ पर एक ही बात है, तो एन वन केप डॉट एन केप करता हूं तो ये मेरा आएगा 21, 21 तो ये आएगा, और 4 ये आएगा, और डिवाइडेड बाई 5√2 आएगा। बताओ समझ में आएगा नहीं है? इक्वल टू मोड ऑफ एन वन पूछा है, मोड ऑफ एन वन तो ये हो जाएगा 7, 50 गया, √50 डिवाइडेड बाई 2, √2 ना। और ये आ जाएगा एन केप कितना हो जाएगा, ये तो दिख ही रहा है मोड, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। अरे 1 हो गया, और कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा, तो ये 25 आया क्या? तो इसका मतलब ये कितना आ रहा है? तो कोस थीटा बराबर मेरा आ रहा है 2, 5 और 5। ठीक है, ये देखो 25 तो ये हो गया, अरे 25 हो गया ना, 5 तो ये बच गया, कोई बोल ही नहीं रहा। 5 और डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 5√2। तो थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया। थीटा बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया ये तो सही है। अब इसके साथ और कर लो ऐसा ही। ठीक है, इसके साथ करोगे तो भी 45 डिग्री ही आ रहा है। ठीक है, बाकी के साथ सब ऑप्शन के साथ जाइए, 45 डिग्री नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बाकी 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया? अब बताओ समझ में आया कि नहीं? ये सवाल अच्छा सवाल है। हर बार ये क्वार्टर वेव प्लेट का ही सवाल दिया है जेम के अंदर, आप समझोगे तो वहां पर भी आपकी बार भी यही मिलेगा आपको। ठीक है, देखो पूछने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया इन लोग। अगला सवाल देखिए। A particle of rest mass m naught is moving uniformly in a straight line with a relativistic velocity beta c.
और द फेज वेलोसिटी ऑफ द डी ब्रोगली वेव एसोसिएट विद द पार्टिकल इज, पार्टिकल के साथ ये तो सिंपल सवाल है, ठीक है, कर लोगे क्या? कह रहा है कि रिलेटिव स्टिक वेलोसिटी कितनी दे रखी है इन्होंने, बीटा सी दे रखी है, तो वीपी बराबर कितना होता है, ओमेगा बाई के, अरे ओमेगा बाई के ना, देखो वीपी बराबर ओमेगा बाई के, और इसको मैं एच कट से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एच कट से नीचे कर देता हूँ, ये कर दिया ई बाई पी कर दिया, और ये क्या कर दूं, एम सी स्क्वायर कर देता हूँ, पी बराबर एम बी कर देता हूँ, तो सी स्क्वायर अपॉन बी आ गया, ठीक है, आ गया ना। द फेज वेलोसिटी ऑफ द डी ब्रोगली वेव एसोसिएट विद द पार्टिकल, डी ब्रोगली वेव इसके साथ में एसोसिएट किस तरीके से है, ठीक है। अब इन्होंने दे रखा है v बराबर बीटा सी दे रखा है, इसका मतलब बीटा बराबर बी बाई सी हो गया, ठीक है, बीटा बराबर कितना हो गया, तो बीपी बराबर कितना हो जाएगा, बीपी बराबर सी स्क्वायर अपॉन वी है, तो सी स्क्वायर अपॉन वी है, तो इसका मतलब सी बाई बीटा हो जाएगा, अरे सी बाई बीटा हो जाएगा ना, बस इतना सर, तुम तो पढ़ने भी नहीं आए तुम्हारे को, ठीक है। तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, 5 दिन लगभग 10-15 बार पेपर सोल्व करो, ताकि प्रैक्टिस में आ जाए पेपर, ठीक है ना। अरे बोलो, देखिए अगला सवाल देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी ई कमिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट पोटेंशियल, ये वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन माइनस ए टू प्लस ए, इलेक्ट्रॉन इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, और के बराबर वी नोट बड़ा दे रखा है, वी नोट क्या दे रखा है, बड़ा दे रखा है, ये वी नोट रहा। अब इसने इन द रीजन माइनस ए टू प्लस ए रीजन के अंदर आपको पूछा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ई की पावर रियल वेव फंक्शन आएगा, रियल आएगा ना, तो इसके अंदर तो अपने को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ई की पावर के एक्स और ई की पावर माइनस के एक्स आएगा, ठीक है। ये एक तरीके से रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर टाइप हो गया, बट ये रीजन थोड़ा माइनस ए दिया, ठीक है ना, बस सिंपल है, बस समझ में आया कि नहीं आया। अगला सवाल, देखिए बच्चों, ये वाला सवाल है कि सॉलिड मेल्ट्स इनटू ये लिक्विड वाया फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर पी एंड द टेम्परेचर टी ऑफ द फेज, ऐसा कुछ दे रखा है आपको, ठीक है, ये तो लेटेंट हीट की इक्वेशन भी दे रखी है अपने को, ठीक है, तो ये सिंपल सवाल हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो एल अपॉन टी बराबर कितना दे रखा है, डीपी अपॉन डी टी निकालना है, तो डीपी अपॉन डी टी बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ गया, इसका मतलब एल बराबर कितना हो जाएगा, -2 टी, और डेल्टा वी आ जाएगा, ठीक है, एल का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, लेट दे रखा है ना, एंट्रोपी चेंज विद द फेज ट्रांजिशन 1.0 समथिंग क्लासेस केलेब्रॉन, और कौन सा रिलेशन आपका सही है, ठीक है, कौन सा रिलेशन, और एल अपॉन टी का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, एल अपॉन टी का वैल्यू कितना दे रखा है, 1, ठीक है। देखिए आपको दे रखा है कि द एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस का वैल्यू दे रखा है, डेल्टा एस बराबर डेल्टा क्यू अपॉन टी होता है, और डेल्टा क्यू बराबर होता है एम एल अपॉन टी, ठीक है, तो इसका एम कितना दे रखा है, ठीक है, 1.0 जूल मोल पर केल्विन, एम का वैल्यू 1 नहीं दे रखा है, 1 दे रखा है ना, हाँ यूनिट मान लो, तो एल अपॉन टी का वैल्यू आपका यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1.0 जूल पर मोल और केल्विन, ऐसा कुछ दे रखा है, इसका मतलब एल अपॉन टी का वैल्यू यहाँ से 1 दे रखा है, एल अपॉन टी का वैल्यू यहाँ से कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा वी बराबर -2 आ गया, सॉरी -1/2 आ गया, ऐसा ही कुछ आया ना, अरे डेल्टा वी का वैल्यू -1/2 नहीं आया क्या, अबे डेल्टा वी को क्या कह रखा है, वी लिक्विड, और वी लिक्विड माइनस वी सॉलिड, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2, तो इसका मतलब वी लिक्विड बराबर कितना हो जाएगा, वी सॉलिड, और +1/2, सॉरी -1/2, ठीक है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। ये इसी जमाने में 22 नंबर का सवाल था, 21 नंबर, सॉरी, है, आ गया समझ में, ठीक है।
अगला देखिए बच्चों, ये तो बहुत सिंपल सवाल है। अरे कुछ समझ में भी आ रहा है क्या? सही है क्या मामला? या और फास्ट कराऊं? चल। अब कह रहा है कि द सिमेट्रिक पार्ट ऑफ पी ए बी। तो सिमेट्रिक पार्ट तो आप जानते हो कि पी प्लस पी डिवाइडेड बाई टू होता है। पी प्लस पी ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई टू होता है, सिमेट्रिक पार्ट है, तो 1/2। और ये क्या लिख दो, a/2। पहले तो पी दिया हुआ है ना, ए बी। हाँ पहले पी को सोल्व कर लेते हैं भाई, दिख ही रहा है सोल्व क्या करना पड़ा है। ठीक है, पी बराबर आ रहा है a²। और ये क्या है, a-2, सॉरी, a × a-2 और ए बी, और ba-2 और b²। समझ में आ गया, ये दिख रहा है आपको। तो P प्लस पी ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई टू कर दो, इसका ट्रांसपोज ले लेना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को? तो ये भी सवाल हो गया है। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत सिंपल सवाल है कि द कंसीडर ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी क्रिस्टल विथ ए लेटिस कांस्टेंट, डिटरमाइन द मिलर इंडिसेस फॉर द 100। 100 के लिए क्या करना है, मिलर द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया इन द रो वाला फॉर्मूला लगा दो इसके अंदर। अरे लगा दोगे ना? ठीक है, तो बीसीसी के लिए क्या आ जाएगा? अरे एचसीएल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा क्या है? A/H B/K C/L बराबर 1 है, ऐसे कुछ होता है ना? तो बोल लो तो, A/H B/K C/L है। अरे कुछ भी बोल दो। OA/OB/, और सी। अब बताओ यहाँ से। ठीक है, तो क्या ज्यादा इसके अंदर फड़फड़ाहट करनी पड़ रही है? ठीक है, दिख रहा है 100 आ जाएगा। आ जाएगा ना? अरे 100 तो आएगा। ठीक है, अब है द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, डेंसिटी तो पूछा है, रो का वैल्यू तो पूछा है। रो बराबर क्या होता है, रो 111 के लिए पूछा है ना। एक वो टेबल जरूर याद कर लेना भाई लोगों। ठीक है, कौन सी वाली टेबल? D11 वाली। एफसीसी और बीसीसी के लिए उल्टी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, कर लोगे क्या? ठीक है, तो D11 है अपॉन A², ऐसा कुछ। तो D11 का वैल्यू निकाल लो। D11 का वैल्यू कितना हो जाएगा? D11 का वैल्यू A/√3। अरे A/√3। ठीक है, सॉरी A/2√3, सॉरी A/2√3। ठीक है, तो इसका वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा A और बाई A² इंटू 2√3। अरे आते हैं क्या ये? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1/√3 A²। ये सिंपल क्यूबिक बीसीसी वाली ये टेबल याद कर लेना। जो सिंपल क्यूबिक बीसीसी और एफसीसी की टेबल याद कर लेना। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? 100 2 क्या होता है, 010 ऐसा कुछ। ठीक है, तो वो टेबल याद कर लेना। और ये थोड़ा एफसीसी और बीसीसी का ध्यान रखना, सिंपल क्यूबिक की तरह मत कराना। सिंपल क्यूबिक की तरह करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर एक प्लेन बीच में भी आता है। ठीक है ना? समझ तो रहे हो क्या? ये लोग तो करें, अभी तो पता ही आज चला है। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द स्टेट, द इक्वेशन ऑफ ए गैस P प्लस A - B², पी गामा बराबर के, और all other symbols have their usual meanings. Find the work done by the gas. It is expanded first isothermally from Pb to P1 2b। तो ये तो कर लोगे सवाल। अरे हो जाएगा नहीं, ये सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल आप कर लेना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पी का वैल्यू आपको दे रखा है nRT। ठीक है, डिवाइडेड बाई वर्क डन PdV लगा देना। ठीक है, कुछ कांस्टेंट मान लेना। तो यहाँ से देखो, P बराबर आपको दे रखा है, P बराबर nRT अपॉन V - A² अपॉन V हो जाएगा। वर्कडन ही पूछा है, V से 2V के अंदर P इंटू डी कर दो, इंटीग्रेट कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ। nRT थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना भाई लोगों, और सिर्फ इन्हीं सवालों की करो अब। ठीक है, कोई ज्यादा मत देखना। 4V² और -A² और डिवाइडेड बाई
आपका आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये आ गया। अब कह रहा है कि वर्कडन तो निकाल लिया अपने, सॉरी अपन ने क्या निकाल लिया, ठीक है, एक तो वर्कडन निकाल लिया, फाइंड द वर्कडन बाय द केस फ्रॉम पी टू पी, वी से टू वी कर दिया। अब कह रहे हैं एडियाबेटिकली वो निकालो। ठीक है, तो एडियाबेटिकली का क्या फॉर्मूला होता है, W2 बराबर, W2 नाम दे देता हूँ, ठीक है, P इनिशियल, V इनिशियल माइनस P फाइनल, V फाइनल, और डिवाइडेड बाय कितना होता है, गामा-1, ये हो रहा जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3 PV, 3 PV और 2 गामा-1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब इंटेलिजेंट हो तुम। अगला सवाल देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ आर ए हैज चार्ज कैपिटल क्यू, हैज चार्ज कैपिटल क्यू और सराउंडेड बाय डाइलेक्ट्रिक स्फेरिकल आर ए आर बी। ठीक है, फाइंड द सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बी पूछा है आपसे। ठीक है, क्या पूछा है बच्चों, सिग्मा बी पूछा है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल होता है, P2 नॉर्मल और P1 नॉर्मल। ठीक है, तो P2 नॉर्मल माइनस P1 नॉर्मल। हाँ, तो पहला काम तो यही करना है, P2 1 नॉर्मल माइनस P1 नॉर्मल बराबर माइनस सिग्मा बी। तो सिग्मा बी का वैल्यू तो ये करना है, इसका मतलब आपको ये निकालना है, फाइंड द सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी एट आर बराबर इनर वाली पे निकालना है। ठीक है, अब आपको बताइए कि डी का वैल्यू निकाल लो। डी बराबर क्या होता है, डी डॉट डी एस, देखिए ध्यान से, डी डॉट डी एस इंटीग्रल इक्वल टू क्यू एनक्लोज, क्यू फ्री चार्ज है, और अपॉन कितना होता है, क्यू ही होता है। ठीक है, तो डी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, आर के डी वेक्टर बराबर, हो गया ना। अब अंदर वाले के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो सीधा ही लिख दो, एप्सिलॉन इनटू ई, तो ई बराबर आ जाएगा क्यू आर के अपॉन कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ गया। तो अब पी का वैल्यू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट काई ई, काई ई का वैल्यू एप्सिलॉन r-1। ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा, क्यू आर के अपॉन कितना हो जाएगा, 4 पाई और एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट काट देता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया ना। अब यहाँ पर पूछा है आपसे, बस यही तो है P2 नॉर्मल, तो ये आ गया, पहला तो आ गया एप्सिलॉन r-1 क्यू 4 पाई एप्सिलॉन आर, और इसने बोला आर ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, और कैपिटल क्यू का वैल्यू हो गया माइनस P1 नॉर्मल, जीरो हो ही गया, इक्वल टू माइनस सिग्मा बी का वैल्यू आ गया ना। आया कि नहीं है समझ में। ठीक है, अरे मानस जी, आया ना। ठीक है, फाइंड द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द इलेक्ट्रिक, तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, डब्ल्यू बराबर क्या क्या होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर है। अरे डी को छोड़ो, वो अच्छा हाँ, डब्ल्यू बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट ई डी टाउ होल स्पेस। ठीक है, यही होता है ना। अब बस ठीक है, अब क्या करोगे, 1/2 डी का वैल्यू ई का वैल्यू अंदर रख दो। ठीक है, डी का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी ई का भी वैल्यू यही आ जाएगा, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ई का वैल्यू आ जाएगा के तू रुक जा, के स्क्वायर, ज्ञान नहीं मत पढ़, आर के, एक तो बहुत ज्ञान है, कोई धरती बदल उलट पुलट हो गई क्या इतने दिनों में, मैं जानता नहीं हूँ क्या। आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी पाई, अगर कोई यहाँ ज्यादा लोचा खाए तो सीधा कर देना, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर कर दिया करो। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को। ठीक है, बस अब क्या करना है, एक तो जीरो से आर ए करो, तब तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो से आर ए के अंदर तो जीरो हो जाएगा, अब आर ए से आर बी के अंदर आएगा वैल्यू एक तो, और एक क्या आ जाएगा, के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और आर बी से कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आरबी से इनफाइनाइट आ जाएगा, और इनफाइनाइट में भी यहाँ वैल्यू पुट कर देना, बस ये क्या हो जाएगा, क्यू तो बदलने वाला है नहीं, आर के डॉट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, आर स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, आर कैप, और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, इंटीग्रेट कर दो आ जाएगा। समझ में आ गया क्या।
अरे समझ में तो आगे क्या गया। तो ए तो तन गणी है हमें पता। इम तो तेरे में एक्सपर्टीज है। हाँ देखिए, देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये क्या नाम है, डिपेंड कर रहा है, ये ध्यान रखना। तो इंटीग्रेशन के अंदर आएगा ये एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन का जो वैल्यू है ना, इन्होंने एप्सिलॉन इंटू आर दे रखा है, तो इस एप्सिलॉन वन नाम दे देता हूँ इसको मैं। तो एप्सिलॉन वन नाम दे दो इसको। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को? बस इतना ही तो काम करना है। ठीक है, ये आर पे वेरी कर रहा है तो इंटीग्रेशन के अंदर लेना है वैसे, और वैल्यू पुट करनी है। तो घर पे क्या करोगे, या कैलकुलेशन मुझसे करवाओगे? क्या खुद कर, ठीक है ना, दिमाग मत लगा ज्यादा, तेरे जैसे मास्टर बोलते कि हाँ देखिए बच्चों सुनो, अगला देखिए, फॉर द ट्रांजिस्टर आईसी सब दे रखा है, सवाल तो कुछ पूछते हैं नहीं ढंग का। ठीक है, फॉर द ट्रांजिस्टर वीई, देखिए बच्चों देखो सारे लूप लगा देता हूं मैं, आपको लूप लगाने आनी चाहिए, बस इंपॉर्टेंट बात यही है। देखो यहाँ पर अगर वीसी पूछ लेना, ठीक है, तो देखो ऐसे लिख लिया करो, वीसीसी माइनस वीसी और इक्वल टू आईसी इंटू आरसी। इसका मतलब यहाँ से क्या निकल जाएगा, वीसी निकल जाएगा। पहली बात तो सुन लो, पहले बात, आप दीदी भी, अनीसा दीदी और खुशी दीदी। हाँ अब देखो, इसका मतलब वीसी, और ये देखो इस वाले में लूप लगाऊं, वीसी माइनस वीई और इक्वल टू क्या लिख दो, वीसीई लिख दो। ठीक है, तो वीसी बराबर कितना हो जाएगा, वीई प्लस वीसी, इससे भी हो जाएगा सवाल। अब वीई देखो ये रहा वीई, तो वीई बराबर हो जाएगा वीई माइनस जीरो बराबर आई ई आर ई। ये लो, यही तो काम करना है। बाकी ये वाला लूप लगाना है, ये वाला लूप लगा देना, डीसी सर्किट है ही, आई बी का वैल्यू अप्रोक्सीमेट जीरो दे ही रखा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सवाल के अंदर। अरे बोलो, कहीं घबरा मत जाना। ठीक है, कहीं कभी वीसी पूछा था, घूम के आ गया सवाल। ठीक है, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। अगला देखिए, for the vector field calculate the volume integral of the degeneracy over the region bounded by। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल पूछा है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल आप जानते ही हो वैसे तो, ज्यादा कोई दिमाग लगाने वाला तो सवाल है ही नहीं ये। देखो पहले का पेपर बहुत सिंपल आता था ना, अरे आता था ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको वॉल्यूम इंटीग्रल दे रखा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ बी, डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल पूछा है। ठीक है, डी टाउ, ये इंटीग्रेशन पूछा है, कर लोगे ये तो? ठीक है, माइनस ए टू प्लस ए माइनस बी टू प्लस बी और जीरो से सी इंटीग्रेट कर देना। कर दोगे क्या, अलग अलग करना आता है ना? अरे करना आता है कि नहीं आता है, जीरो से सी। ठीक है, ये इंटीग्रेट आ जाएगा। डी टाउ का वैल्यू तो जानते ही हो। अब कह रहा है आपको कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ बी आउट ऑफ द रीजन थ्रो द जेड बराबर सी के अक्रॉस पूछा है। ठीक है, रीजन थ्रो द जेड बराबर सी, इसका मतलब जेड बराबर कांस्टेंट हो गया, जेड बराबर सी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो देखो डी आई बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स एक्स केप और डी वाई वाई केप और ये डी जेड जेड केप हो गया। ठीक है, इसका मतलब जेड बराबर कांस्टेंट कह रहा है। ठीक है, इसने फ्लक्स पूछा है, तो वी वेक्टर डॉट एन केप इंटू कितना पूछा है, डी एस। डी एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी एक्स से डी वाई आ जाएगा। एन केप का वैल्यू ठीक है, जानते ही हो आप, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वही डायरेक्शन आ जाएगी, तो जेड केप वाला लेना है आपको बस। समझ में आ गया यहाँ पर? तो जेड के वाले में क्या आ जाएगा, जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स डी वाई, और इंटीग्रेट कर दो, जेड बराबर तो सी होएगा, माइनस ए टू प्लस ए और माइनस बी टू प्लस। इतना आसान सवाल, कर लोगे क्या? जेड बराबर सी कर दिया ना? अरे जेड बराबर सी है ना, या जेड इसे धरती से हटा दूं, अर्थ से हटा दूं? हाँ, ठीक है, कितने आसान सवाल। अब की बार का पेपर भी बहुत सिंपल आएगा, ध्यान रखना। इस सवाल, ये तो सवाल ही कमाल है। देखिए ये धमाल करेगा अब की बार। अब कह रहा है कि द स्फेरिकल सरफेस ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है आपको,
ये देखिए बहुत सिंपल सवाल है। मैं आपको इतना बड़ा आप घर पे थोड़ी ना अकेले से पढ़ सकते हो। अरे घर पे अकेले से थोड़ी ना पढ़ सकते हो, इतना अपन मिल के पढ़ देते हैं, वो पढ़ देते हैं वैसे। बाकी तो क्या पढ़ दो आप। ठीक है। ये पेपर पढ़ा था क्या आपने? पढ़ा था, किसी ने किया था क्या? ये 2005 6 7 का पेपर किसी ने किया क्या? देखिए सुनिए मेरी बात। द स्फेरिकल सरफेस ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ए रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, जेंटली प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट प्लेट, द स्पेस बिटवीन देम इज ए फील्ड विद ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऑफ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। अब यहाँ का, यहाँ एयर जो है ना, यहाँ पर आपको 1.55 दे रखा है इन्होंने। ये 1.55 दे रखा है, जहां एयर और इस प्लेट के बीच में जो रिंग्स बनती है ना, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, लेंस का इसने दे रखा है 1.5। ठीक है, और यहाँ दे रखा है 1.6। मजेदार सवाल है। इसका मतलब कुछ नहीं है। यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि क्या हो रहा है, रेरर टू डेंसर हो रहा है, कम से ज्यादा में हो रहा है। अरे हो रहा है ना, कम से क्या हो रहा है, ज्यादा में हो रहा है। ठीक है। देखिए यहाँ पर अब कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द 16 के लिए कुछ बोल रहा है ये। और रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द वेवलेंथ लेम्डा टू बी फाउंड रूट डिटरमाइन द वेवलेंथ लेम्डा, ऐसा कुछ बोल रखा है। रिफ्लेक्टेड बोला है, ये रहा रिफ्लेक्टेड लाइट। अब देखिए बच्चों, मेरे को याद है, आपको भी याद होगा ही शायद। ठीक है। अब मेरे को याद नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं सिंपल करता हूँ। भाई मैं तो ऐसे करता था, 2 म्यू टी कोस आर बराबर, पहले तो मैं ऐसे करता था, n+1/2 लेमडा लिखने वाला था डार्क के लिए, सॉरी ब्राइट के लिए। ब्राइट के लिए क्या लिखते हैं? अब लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 1.55 से 1.55 में ही हो रहा है, तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, वो वैसा ही चीज है। ठीक है, 1 म्यू 2 ही है वैसे, दे रखा है। समझ में आ गया मेरी बात को? तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीज वही है। अब लेकिन अपने को क्या पूछा है इसने? ठीक है, 16 डार्क रिंग के लिए पूछा है, तो डार्क रिंग के लिए भी फॉर्मूला वही हो जाएगा, dn² बराबर कितना हो जाएगा, बोलो तो। एन लेमडा आर, डार्क के लिए तो एन लेमडा आर ही होगा। अरे मतलब अपन ने जो फॉर्मूले याद किए थे, अभी तक फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब ये है। तो dn² बराबर कितना आ जाएगा, एन ए 2 म्यू टी कोस आर बराबर कितना हो जाएगा? अरे बोल लो, 1 मिनट। कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द 16 डार्क न्यूट्रॉन्स रिंग इन द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज फाउंड टू बी √2m, डिटरमाइन द वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है। अब देखो अपना रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए अगर अपन करते हैं, तो अपना एक्चुअली में जब होता है तब अपना ये होता है 2 म्यू टी और कोस आर बराबर, ठीक है, और n+1/2 इंटू कितना होता है, लेमडा होता है ना। ठीक है, एक्स्ट्रा फेज डेवलप होता है वहां पर, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, क्योंकि एक रेयर टू डेंसर में आती है, एक डेंसर टू रेयर में जाती है, तो चीज तो वही हुई। अब ये तो ब्राइट के लिए होता है, बट तो 2 म्यू टी कोस आर बराबर किसके लिए हो जाएगा, एन लेमडा किसके लिए हो जाएगा, और ये समथिंग कुछ होता ही है। यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टी बराबर r²/2r होता ही है, और तो डी एन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो dn² बराबर कितना आ जाएगा, एन लेमडा इंटू कैपिटल आर टाइप ही आ जाएगा। ठीक है, का रूट ऑफ जो भी है। ठीक है, पहला तो हो गया। अब यहाँ पर अपनी वाले के इसके अंदर इसके गलत कर रखा है, ऐसा नहीं होगा, ये सही है। ठीक है, ऐसे होगा ये। ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा है, ब्राइट को ले रखा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने उल्टे कर रखे हैं सवाल को। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए बच्चों, अब कह रहा है ये ठीक है, वेवलेंथ निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना। अब देखिए यहाँ पर अब कह रहा है कि कंप्लीटली नाउ द ट्रांसपेरेंट लिक्विड जो कंप्लीटली है वो रिमूव कर दो आप। ठीक है, और एक चीज का और ध्यान रखना, यहाँ पर तो ये आता है ना म्यू, ये म्यू का ध्यान रखना, इसको 1 म्यू 2 लिखना है। इसको क्या लिखना है, 1 म्यू 2 लिखना है, दैट इज μ2/μ1। ठीक है, दैट इज, ठीक है, 1.55 और डिवाइडेड बाई 1.5 लिखना है। 1.55 डिवाइडेड बाई 1.5 लिखना है, कभी सिंपल एक का ही लिख के आ जाओ। ठीक है, रिलेटिव आएगा, अरे बोलो। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब इसको लिक्विड को हटा दिया, तो इसका मतलब अपना सवाल क्या बन गया, अपना सवाल तो ये बन गया कि भाई अब इसका मतलब ये हो गया कि 1.55 तो ये है। ठीक है, और फिर ये क्या जा रहा है, एयर में जा रहा है, फिर ये क्या जा रहा है, एयर में जा रहा है। ठीक है, जा रहा है ना, और इसका मतलब एयर का तो 1 होता है, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा फेज डेवलप नहीं होगा आपकी बात। क्या डेवलप नहीं होगा,
एक्स्ट्रा फेज डेवलप नहीं होगा, क्योंकि ये क्या जा रहा है, डेंसर टू रेयर में जा रहा है। ठीक है, अरे डेंसर टू रेयर के अंदर जा रहा है, और उस टाइम नहीं होगा। एक मिनट, हाँ सही है, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, 1.55, हाँ ठीक है, 1.5 डिवाइडेड बाई 1.55 है ना इस टाइम। तो नहीं होगा। हाँ एक मिनट, ध्यान, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपन ने ये गलत कर दिया। ठीक है, तो अपन जैसे लेते हैं ना उसका उल्टा करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अपन जब सवाल करते हैं तो वो अपना क्या होता है, एयर से अपन क्या जाते हैं, अपने जो भी फॉर्मूले जो डेवलप होते हैं ना वो एयर से अपन क्या जाते हैं, मीडियम में जाते हैं। ठीक है, एयर से क्या जाते हैं, मीडियम में जाते हैं, और वहां ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर के कंपैरिजन में होता है ना। ठीक है, तब अपना एक्स्ट्रा फेज डेवलप होता है वहां पर। तब क्या होता है, एक्स्ट्रा फेज डेवलप होता है। तो एक्स्ट्रा फेज डेवलप होता है तो वहां पर फॉर्मूले ये होते हैं, 2 म्यू टी कोस आर बराबर, ये तो डार्क ब्राइट के लिए होता है, ये क्या होता है, डार्क के लिए होता है। अब लेकिन एक्स्ट्रा फेज डेवलप हो नहीं रहा है, एक्स्ट्रा फेज डेवलप हो नहीं रहा है, इसलिए आपको फॉर्मूलों को क्या करना है, उल्टा करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, अब डार्क के लिए कह रहा है तो डार्क के लिए ये वाला फॉर्मूला बनेगा, n+1/2 इंटू लेमडा बनेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये डार्क के लिए बनेगा। ठीक है, अब हो जाएगा ये सवाल। ठीक है, समथिंग आया कि समझ में। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज देखिए, अब कह रहा है कि ये क्या कह रहा है कि ट्रांसपेरेंट लिक्विड को हटा दिया इन्होंने। ठीक है, इसका मतलब ये ज्यादा से कम में आ रहा है। ठीक है, ज्यादा से क्या आ रहा है, कम में आ रहा है, या तो आप ऐसे कह दीजिए, और या कोई भी जो रे आ रही है वो क्या आ रही है, वैसे ही आ रही है जैसे अपनी आती थी। समझ में आ गया मेरी बात को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे होगा कि आपका जो मीडियम जो होगा अपने वाले फॉर्मूले लग जाएंगे। ठीक है, तो अब आपका फॉर्मूला जो dn² बराबर क्या बन जाएगा, एन लेमडा इंटू कितना बन जाएगा, कैपिटल आर बन जाएगा। समझ में आगे, डार्क के लिए वही सवाल, डार्क के लिए ही पूछा है इन्होंने भी। फाइंड द रेडियस ऑफ द, अब की बार 20 डार्क रिंग पूछा है, रिफ्लेक्टेड आफ्टर दिस चेंज के बाद में। समझ में आ गया। और अपना जब अपन आते हैं देखिए, 2 म्यू टी और कोस आर बराबर n+1/2 इंटू लेमडा, कब लिखते हैं अपन, जब अपना एयर से क्या करता है, मीडियम में हो जाता है। अरे एयर से क्या जाता है, मीडियम में जाता है, तब अपन ये लिखते हैं एक्स्ट्रा फेज डेवलप होता है वहां पर। ठीक है, और ये किसके लिए लिखते हैं, 2 म्यू टी कोस आर बराबर कितना लिख दिया, एन लेमडा, ये किसके लिए लिख दिया, डार्क के लिए लिख दिया, ये डार्क के लिए। जब अपन एयर से क्या करते हैं, कम मीडियम से लेकर अपन ज्यादा मीडियम में जाते हैं, तब तो ये लगाते हैं। अब पहले वाले के अंदर क्या हो रहा है, पहले वाले के अंदर क्या हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अब यहाँ पर देखो, अपने जो फॉर्मूले जो डिराइव करते हैं ना, देखो अपना ऐसा होता है कि इस तरीके से बनाते हैं, ये एयर है, फिर वो मीडियम में जाता है, और वो मीडियम से क्या करता है, एयर में वापस आता है। ठीक है, कम से ज्यादा आया, ठीक है, और ज्यादा से फिर वो कम में गया। समझ में आ गया मेरी बात को। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या आया, यहाँ देखिए बच्चों ये आया, यहाँ देखो पहले एयर से क्या गया, एयर से ज्यादा में गया, अभी तक तो ठीक है। और अब ज्यादा से क्या आया है, सॉरी क्या नाम है, इससे फिर क्या है, ज्यादा में आया है, अरे आया है कि नहीं आया है, इसका मतलब एक्स्ट्रा फेज डेवलप नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ, क्या नहीं होगा, एक्स्ट्रा फेज डेवलप नहीं होगा, बस बात इतनी है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले क्या लिखने हैं, डार्क जैसा डार्क का ही लिखना है, ब्राइट का जैसा ब्राइट ही लिखना है। और इसके अंदर देखो हटा देने के बाद में क्या हुआ, पहले भी एयर में था, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में भी वापस से क्या आ गया, एयर में आ गया ये। ठीक है, इसका मतलब एक्स्ट्रा फेज डेवलप होगा, इसका मतलब अपने वाले फॉर्मूले लगाने हैं, अपने वाले फॉर्मूले लगाने हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 म्यू टी कोस आर बराबर कितना लग जाएगा, एन लेमडा वाला ही लग जाएगा डार्क के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब dn² बराबर कितना लग जाएगा, एन लेमडा आर वाला। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, आ गया क्या। देखो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी रे रेयरर से डेंसर में आ रही है, और डेंसर से फिर रेयरर में जा रही है, या किसी क्या नाम है, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जा रही है। ठीक है, देखो म्यू 1 और म्यू 2 और ये म्यू 3 लिख देता हूँ।
एनी वन ऐसे लिख देता हूँ। अगर आपका μ1 और μ2 ज्यादा है, ठीक है, एक तो कंपैरिजन ये हो गया, ठीक है, और एक आपका क्या है μ3 अगर लेस देन कितना है μ2 है, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात? तब तो अपने फॉर्मूले वही है, तब तो अपने फॉर्मूले क्या रहेंगे, वही रहेंगे। अदरवाइज आप ये एक्स्ट्रा फेज हटा लेना दोनों में से। समझ में आ गया मेरी बात को? इसका मतलब डार्क किसकी तरह बिहेव करेगा, ब्राइट की तरह करेगा, ब्राइट डार्क की तरह करेगा, ये सवाल है। और कुछ भी नहीं था इतने बड़े सवाल के अंदर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? करेंगे ना? μ2/μ1 करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, μ2/μ1 करना है, ठीक है ना? समझ गए मेरी बात को? तो ये आप एक बार करके देख, अच्छा सवाल है ये, करके देखोगे घर पे? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का ना? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो बच्चों, ये कह रहा है, ये सवाल आता है किसी को, ए रजिस्टर ऑफ 1 किलो ओम इंडक्टर 5 मिली हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट थ्रू स्विच इज क्लोज्ड एट दैट टाइम समथिंग, ठीक है, फाइंड द करंट फ्लोइंग और फाइंड द हीट डिसिपेशन। देखिए ये वही सवाल है, आता है क्या आगे? अरे रुको, जो मुद्दा है वो सुनो मेरी बात, यहाँ पर बात मजेदार है, वो नहीं सुन रहे। जैसे मैंने बच्चों यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया, सपोज करो, ये देखिए कैपेसिटर लगा दिया और ये बैटरी लगा रखी है, ठीक है, तो बैटरी द्वारा कितना वर्क डन किया गया, W बराबर QV, ये बैटरी द्वारा है। और स्टोर्ड एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर कितनी हो जाएगी, हाफ CV², और बाकी एनर्जी यहाँ पर खर्च होने में हो जाएगी, बाकी एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर खर्च होने जाएगी, वो भी कितनी हो जाएगी, हाफ CV² ही होती है, ठीक है। इन दोनों को मिला के QV बनना चाहिए या हाफ CV² बनना चाहिए, एक ही बात, CV² बनना चाहिए। अब बच्चों यही इंडक्टर के अंदर सवाल होते हैं। इंडक्टर के अंदर है अपना पहला तो यही हो जाएगा, I बराबर I0 1 - e⁻⁻RT/L हो जाएगा, पहला तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये तो हो गया, सिंपल सवाल है। फाइंड द हीट डिसिपेटेड, फाइंड द हीट डिसिपेटेड थ्रू द रजिस्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 माइक्रोसेकंड, ये बोला है इन्होंने। अबे बात तो वही चीज है, ठीक है, क्या है, अब ये कह रहा है कि जैसे इंडक्टर यहाँ लगा हुआ है और ये इस तरीके से है, और हीट मतलब इसके अक्रो, इसका मतलब ये हो गया कि ये जितने स्टोर्ड एनर्जी करेगा उतनी एनर्जी हीट डिसिपेशन होगी। अरे उतनी तो एनर्जी होगी, क्योंकि बराबरी है सवाल लगभग। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कई लोग हीट डिसिपेशन समझ जाएंगे कि भाई हीट डिसिपेशन वाला मामला पता नहीं क्या है। अरे समझ गए क्या? ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर आपको क्या करना है, H बराबर I² R इंटू कितना करना है, DT करना है, ठीक है, और इंटीग्रेट करना है जो भी इसने बोला है। इसने कहा ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 माइक्रोसेकंड, तो 0.15 माइक्रोसेकंड हो जाए, सॉरी मिली सेकंड है क्या, माइक्रो है, माइक्रोसेकंड हो जाएगा। आई का वैल्यू रखी दोगे, यहाँ से आई जाएगा ये, ठीक है, आई का वैल्यू आई जाएगा, आर का वैल्यू दिया हुआ है, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, आ जाएगा ना? अच्छा सवाल है ये, इस तरीके का सवाल पूछ सकते हैं ये लोग, ठीक है। क्या कर रहे हो? तो 15 माइक्रोसेकंड के लिए पूछा है, इनफाइनाइट के लिए थोड़ा ना पूछा है, लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा ना पूछा। डायरेक्ट टी की वैल्यू रखोगे तो डायरेक्ट फिर आंसर भी आ जाएगा, इंटीग्रेट करना है। हाँ, 15 माइक्रोसेकंड के लिए बोला है ना, पूरे टाइम के लिए थोड़ा ना बोला है। समझ गए मेरी बात को, करना है इंटीग्रेट, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये उसका ही सवाल है, अपना काउंटर इफेक्ट का सवाल है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो 2012-13 से पहले जो पूछे हुए हैं ना, ये सारे सवाल क्या हैं, ये डेरिवेशन टाइप हैं, और अच्छे अच्छे सवाल हैं, यहाँ से सवाल यहीं से पिक करने हैं, ठीक है। तो ए photon of energy EPH collide with an electron at a rest get scattered at an angle 60 degree with respect to the direction of incident photon, ठीक है। इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन के अंदर द रेशियो ऑफ द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट फोटोन डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ हाई का वैल्यू कितना दे रखा है, ठीक है, और ईपीएच का वैल्यू कितना दे रखा है, 0.05 दे रखा है, अरे दे रखा है ना, और काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच न्यू होता ही है, ठीक है। अब अपन अपन ने वैसे तो डिराइव किया ही था, किया था ना, वैसे तो याद ही कर लेना, याद करने में ज्यादा फायदा है, ठीक है। ई फोटोन का क्या होता है, ई फोटोन इक्वल टू अल्फा और 1 - cos⁡φ डिवाइडेड बाई, ठीक है, 1 + α 1 - cos⁡φ, ठीक है, 1 + α 1 - cos⁡φ, ऐसे ही था ना?
ये याद कर लेना भाई, देखो एक सवाल आया हुआ है, ठीक है, और वहां पर डेराइव करने में ही रह जाओगे अदरवाइज। तो काम काम की चीजें तो याद ही कर लेना, ई फोटोन। अब डायग्राम का जरूर ध्यान रखना कि अपन ऐसे बनाते हैं इस तरीके से, ये फोटोन आता है, ठीक, सॉरी, ये है ऐसे, ये ऐसे है, ये एंगल फाई होता है, ये रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन थीटा लेते हैं, ये रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह वगैरह देख लेना ध्यान से थोड़ा सा। अब आपको ये 0.05 दे रखा है, इसका वैल्यू एंगल भी दे रखा है अपने को, अल्फा बराबर 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, अरे दे रखा है ना। तो यहाँ पर आपको पता है कि अल्फा का वैल्यू अपन क्या मानते हैं, अल्फा का वैल्यू आपको पता है एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ से एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, एच अपॉन पी कर देना, यार कर दोगे क्या, ठीक है। तो टोटल इसने क्या पूछा है, हाँ ठीक है, पहले तो डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, ठीक है, तो इंसिडेंट फोटोन आएगा इन टर्म ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ, तो लेमडा सी की जगह वैल्यू तो क्या रख दोगे आप, लेमडा सी की जगह तो एच अपॉन एम नॉट सी रख देना, ये कॉम्पटन वेवलेंथ की टर्म में आ जाएगा, और ये लेमडा बराबर एच अपॉन पी होता ही है, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अरे ई का वैल्यू एच न्यू तो होता है, ठीक है, तो एच न्यू की टर्म में रख देना, ठीक है, ये एच न्यू इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा, और ठीक है, कर दोगे क्या, लेमडा बराबर एच अपॉन पी, लेमडा बराबर एच अपॉन पी, ठीक है, न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा, यही रिलेशन कुछ पुट करवाया है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी ई ऑफ द रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स, टोटल एनर्जी का, और रिकॉइल्ड टोटल एनर्जी एच न्यू है, ठीक है, तो इसने पूछा है काइनेटिक एनर्जी और अपॉन एच न्यू का रेशियो पूछा है, ठीक है, जो कि कितना दे रखा है अपने को, अरे बोलो, जो कि कितना दे रखा है, 0.05 दे रखा है, 0 पॉइंट कितना दे रखा है, 0.5, ये देखो, ठीक है, अरे बोलो, द रेशियो ऑफ द रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी टी ऑफ द रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंट फोटोन एनर्जी 0.05, काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच न्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, 0.05 दे रखा है, अरे बोलो, ठीक है, यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच न्यू, और इसको ई फोटोन भी बोला जाता है, ठीक है ना, अरे बोलो, वहां पर जो अपन ने वन अल्फा इंटू वन माइनस, ये काइनेटिक एनर्जी अपन एच न्यू का ही रेशियो था वो, अरे ई फोटोन का जो वैल्यू था ना, वो भी यही था, समझ में आ गया मेरी बात को। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू और इंटू 0.05, और ये एच सी अपॉन लेमडा जो आपने वेवलेंथ निकाला है, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई कर दो, कर लोगे क्या सवाल, ठीक है बस ऐसे सवाल, ठीक है, क्या करो, सवाल को ध्यान से पढ़ना, सवाल क्या कह रहा है देखो ध्यान से, इन्होंने ऐसे बोला है, अब डायग्राम बनाना यहाँ पर अफेक्टिव रहता है, अब देखो ये नहीं थोड़ा ना पूछा है, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर के बोलते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब इसने ओनली हाफ एम बी स्क्वायर ही पूछा है आपसे, अरे बोलो, क्या पूछा है, हाफ एम बी स्क्वायर ही पूछा है, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को, ये थोड़ी ना करोगे कंसिडर, ये थोड़ी ना करोगे, अरे ये थोड़ी ना करोगे, ये ऐसा होता है, ये फाई होता है और ये थीटा होता है, इसने कहा रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन की निकालो ओनली, तो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन की तो इतनी है, हाफ एम बी स्क्वायर ही है, समझ में आ गया क्या, ठीक है। ये तो टोटल एनर्जी वो इस सिस्टम की होती है, एम नॉट सी स्क्वायर एनर्जी कंजर्वेशन से, तो क्यों दिमाग खा रही है, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन का लगाया हुआ फॉर्मूला है, ठीक है, ई ई डिवाइडेड बाई, इसने एच न्यू कहा है, टोटल एनर्जी, सॉरी, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ई ई ऑफ द रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन इन यूनिट्स ऑफ रेस्ट मास, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच न्यू ही कहा है इसने, ये वाला ही पूछा है आपसे, काइनेटिक एनर्जी ही पूछी है इन टर्म ऑफ रेस्ट मास एनर्जी, कुछ ऐड क्यों करना है, एम नॉट सी स्क्वायर क्यों ऐड करना है, कहाँ आ गया ये बात, ये तो अंधे आदमी को भी दिख रहा है कि क्यों ऐड करना है मेरे को, अरे इसने इतनी पूछी है भाई कि ये कितनी एनर्जी लेके गया, ये ओनली काइनेटिक एनर्जी लेके गया है, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात। अब यहां पर देखो अगला सवाल, सवाल तो कर लोगे क्या,
ए पार्टिकल मूव इन ए प्लेन, ये देखो आजकल सवाल आ रहा है, टाइम डिपेंडेंसी ऑफ द मैग्नीट्यूड वी भी दे रखा है आपको, और इस 5t r बराबर 1 थीटा बराबर डिटरमाइन द ट्रेजेक्ट्री r इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, तो पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। ठीक है, निकाल लोगे क्या? और वी थीटा को क्या लिख दो, आर डी थीटा अपॉन डी टी लिख दो। तो डी आई यहाँ से आ जाएगा, देखो डी आई बराबर डी आर आर केप और आर डी थीटा थीटा केप हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, आर डॉट आर केप और प्लस है आर थीटा डॉट थीटा केप, और इसका कंपेयर किससे कर दो, वी वेक्टर बराबर वी आर आर केप और प्लस वी थीटा थीटा केप से कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब वी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर थीटा डॉट हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर का वैल्यू वी आर स्क्वायर, वी थीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा। बोला है ना। अबे मोड ऑफ वी का वैल्यू 5t बोला है। ठीक है, तो 5t हो गया। ठीक है, तो ये कितना होगा, 25t स्क्वायर हो जाएगा क्या, 25t स्क्वायर इक्वल टू ये इसका वैल्यू पुट कर दो, 3/4 और वी थीटा स्क्वायर और प्लस वी थीटा स्क्वायर, 9/16 ना। ठीक है, तो यहाँ से वी थीटा कॉमन ले लो। ठीक है, और वी थीटा की जगह क्या कर दो, आर थीटा डॉट कर दो। वी थीटा का कितना कर दोगे, आर थीटा, इसको डी थीटा अपॉन डी टी लिख दो। इसको क्या लिख दोगे, डी थीटा अपॉन डी टी लिख दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसने यही पूछा, डिटरमाइन द ट्रेजेक्ट्री आर ऑफ द थीटा ऑफ द पार्टिकल, तो थीटा आपके पास में आ गया, आ गया है ना। ये जो बाउंड्री कंडीशन है वो भी लगा देना। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन क्या है, टी बराबर 0 के ऊपर थीटा बराबर 0 है। जब देखिए, अब जैसे आपकी इक्वेशन आपने ये सोल्व की, तो आपका इक्वेशन ये आया, देखो थीटा बराबर एक, क्योंकि आपको बिना देखे करना है ना, ये आप है ना बिना देखे करना है सवालों को, कहीं है ना पेपर पढ़ के ऐसे ऊपर मुंह करके पढ़ लो और बाद में हो गया, हो जाएगा 11 तारीख को, तो मेरे को मत कहना कुछ भी, पेपर डिट्टो आएगा जो पुराने पेपर हैं उसमें से। ठीक है, अगर आपके हाथ से किए हुए हैं तो आपके सब सवाल सही होंगे, अदरवाइज देखो गलत होंगे। ठीक है, देखो 2t स्क्वायर और प्लस सी तक पहुंच गए अपन, थीटा बराबर आपका ये आ गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, टी बराबर 0 के ऊपर जब चला ही नहीं था तो थीटा बराबर भी 0 ही था। ठीक है, तो यहाँ से सी बराबर 0 आ गया, तो थीटा बराबर क्या आ गया आपका, 2t स्क्वायर आ गया। थीटा बराबर कितना आ गया, 2t स्क्वायर आ गया। ठीक है, आ गया क्या समझ में? अब आपको दिख रहा है थीटा और 2t स्क्वायर के अंदर क्या नाम है, रिलेशन क्या है, समझ में आ गया मेरी बात को? तो किसी टाइम टी के ऊपर ये क्या है, कांस्टेंट ही आ रहा है थीटा का वैल्यू, अरे आ रहा है ना। ठीक है, अगला देखिए, थीटा बराबर आपको 4 रेडियन दे रखा है। देखो कह रहा है एट व्हाट टाइम विल थीटा बिकम 4 रेडियन, 4 रेडियन हो जाए, तो ये दिख रहा है 4 बराबर 2t स्क्वायर, ये तो आता है √2। ठीक है, तो √2 टाइम के बाद में थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 रेडियन हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को? अरे बोलो। अब एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी ट्रेजेक्ट्री होती है ना वो थीटा और टाइम के बीच में कभी भी नहीं हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, किसके बीच में नहीं होगी, थीटा और टाइम के बीच में ट्रेजेक्ट्री नहीं होती है, ट्रेजेक्ट्री हमेशा होती है आर और थीटा के बीच में, एक्स और वाई के बीच में ट्रेजेक्ट्री इस तरीके से होती है, तो आप कहते हैं ना कॉन्स्टेंट। समझ में आ गया, या स्ट्रेट लाइन कह सकते हो, क्या क्या कह सकते हो, स्ट्रेट लाइन कह सकते हो। समझ में आ गया? कई बार ऐसे मत कर देना पैराबोला है, फिर मैंने तो सुन बाद में पैराबोला कराया, तो बाद में फिर वो रिजल्ट मिल जाएगा तुरंत ही। ठीक है, लास्ट सवाल देखिए कि ए बॉडी ऑफ मास, देखिए ए बॉडी ऑफ मास 1 kg मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सेंट्रल फोर्स विथ ए पोटेंशियल, फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम एल, और ऐसा कुछ सवाल पूछा है कि टोटल एनर्जी, पहला सवाल तो यही पूछा है। तो आप तो जानते हो ई बराबर एल स्क्वायर बाई 2 mr स्क्वायर और प्लस कितना होता है वी आर, प्लस वी आर, ये वी आर का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, वी आर का वैल्यू दे रखा है ना अपने को। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब अपन जानते हैं, तो ई बराबर कितना होता है, माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है, अरे होता है ना। ई बराबर कितना होता है, अब आपको क्या निकालना है, फाइंड इट एंगुलर मोमेंटम एल। ठीक है, एंड
एंगुलर मोमेंटम, फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर कि ई बराबर कितना होता है। देखिए ये ई बराबर वी इफेक्टिव है एक तरीके से। ई बराबर कितना है, वी इफेक्टिव है। इलिप्स के अंदर दो जगह ई बराबर वी इफेक्टिव होता है, या सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर सब में क्या होता है, ई बराबर वी इफेक्टिव होता है। तो डेरिवेटिव क्या कर दो, जीरो के बराबर कर दो। डेरिवेटिव किसके बराबर कर दो, जीरो के बराबर कर दो। ठीक है, तो इसका डी ई अपॉन डी आर बराबर कितना कर दो, जीरो कर दो। ठीक है, तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू आ जाएगा। बताओ समझ में आएगा नहीं, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू वापस से पुट कर दिया, एनर्जी आ जाएगी। जैसे अपन सर्कुलर ऑर्बिट में करते हैं वैसे ही है। अब किताब को मत देख लेना, यहाँ गलत किया हुआ है थोड़ा। ठीक है ना, कि डी अपॉन डी आर बराबर जीरो है। ठीक है, क्या है, डी ई अपॉन डी आर बराबर जीरो है। अब देखो इस सवाल को यहीं पढ़ लो और घर जाके शांति से करना। ठीक है, जैसे सर्कुलर ऑर्बिट में करते हैं अपन। ठीक है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं निकालते हैं, पहले ई बराबर बी इफेक्टिव कर देते हैं और फिर क्या कर देते हैं, प्रत्येक ऑर्बिट के ऊपर। ठीक है, ई बराबर डेरिवेटिव बराबर जीरो कर दो, आर का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, माइनस एम एल्फा स्क्वायर अपॉन टू एच का स्क्वायर एनर्जी का वैल्यू आता है ना, आर का वैल्यू पुट करने के बाद में। ठीक है, तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू निकाल लो और आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है पीस ऑफ मास m1 0.5 ब्रेक ऑफ सडनली फ्रॉम द बॉडी एंड बिगिंस टू फॉल रेडियली इनवर्ट। वेलोसिटी आपको दे रखी है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द एंगुलर मोमेंटम L2 एंड टोटल एनर्जी E2 ऑफ द रिमेनिंग पीस। रिमेनिंग पीस का आपको टोटल एनर्जी E2 और एनर्जी L2 बताना है। ठीक है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या हो जाएगा, L बराबर L1 प्लस L2 कर दूं, कर दूं क्या। अब यहां पर देखो